बिल्कुल तारीखों का ऐलान हो चुका और आज शाम को ही बीजेपी हेडक्वार्टर में झारखंड, जिसका कि आप जिक्र कर रही थी रूबिका, उसको लेकर अहम बैठक होगी। पीएम सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक है। पीएम उस बैठक में हिस्सा लेंगे और झारखंड के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। एक प्रमुख गठबंधन के एक यूनिट के रूप में बीजेपी अपने आप को हरियाणा चुनाव की जीत के बाद पेश करना चाहती है, जिसमें आजसू, जिसमें बीजेपी, जिसमें अन्य जेडीयू और अन्य पार्टियां यहां पर शामिल होंगी। एक वही ऐसी पार्टी है रूबिका, बीजेपी, जहां पर तीन पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो कि रणनीति तैयार कर रहे हैं। और फिर से न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के लिए जरा बता दीजिए, कितनी बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अहम बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद तो बकायदा टिकट्स का ऐलान होने लगेगा, नामों का ऐलान होने लगेगा। झारखंड को लेकर ये मीटिंग कब हो रही है? देखिए 7 बजे के आसपास है। ये सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और उसको लेकर ये बैठक होगी और पीएम इसमें हिस्सा लेंगे और सिलसिलेवार तरीके से उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। तो एक तरीके से हम कहते हैं तैयारी। कल भी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी और आज सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की यहाँ पर बैठक होगी। तो रणनीतिक रूप से बीजेपी अपने आप को पूरी तरीके से तैयार है और जिस एजेंडे का आप जिक्र कर रही थी, डेमोग्राफिक चेंज, वह प्रमुख एजेंडा बीजेपी का रहेगा। एक चीज और, आप नक्सल समस्या की बात कर रही थी रूबिका। नक्सल समस्या में बूढ़ा पहाड़ झारखंड वहां उस इलाके को फ्री कराया गया है। ये भी बीजेपी अपने चुनावी कैंपेन में जिक्र करेगी लोगों से। मतलब जो किया है, जो हो चुका है, उसकी भी बात और जो करने वाली है उसकी बात। तो आज सुबह से आप देख ही रहे हैं, प्रदीप भंडारी हो के केंद्रीय मंत्री झारखंड के, वो भी बार बार इस बात को कह रहे हैं एनआरसी लागू होगा, चेंज इन डेमोग्राफी एक अहम मुद्दा रहने वाला है झारखंड में। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं और साथ में मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता भी, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बार बार एक बात आपने सुनी जो मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे थे कि भैया घर से निकलिए। इस बात की शिकायतें बड़ी आती है कि जो अर्बन एरियाज के लोग हैं वो नहीं निकलते हैं, इसीलिए हमने इस बार वीकेंड पर नहीं, सैटरडे संडे पर नहीं, हमने तो वीकडे में कर दिया, बुधवार को कर दिया, ताकि आप छुट्टियां भी बनाइए लेकिन आकर वोट जरूर डालिए। आप बिल्कुल सही कह रूबिका, आपने देखिए महायुति में तीनों पार्टियां चाह रही थी, उम्मीद जता रही थी कि इस बार जो चुनाव है वो शुक्रवार को ना पड़े, शनिवार को ना पड़े, रविवार को ना पड़े और सोमवार को भी ना पड़े। क्योंकि देखिए मुंबई और मुंबई आसपास एमएमआर रीजन 60 सीटें हैं, इसलिए लोग प्रे कर रहे थे कि इस बार जो चुनाव है वो 4 दिन में ना पड़े, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इन तीनों में पड़े, आराम से वोटिंग होगी और अच्छे से वोट होगी। क्योंकि रूबिका देखिए मुंबई और आसपास के इलाकों में लोग ऑफिस वेयर बहुत है, लोग मेहनत बहुत करते हैं, इसलिए वो लोग इलेक्शन के दिन को छुट्टी की तरह मानते हैं। अगर फ्राइडे दिन छुट्टी होती, वोटिंग होती है तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन मिल जाता है। मंडे के दिन वोटिंग होती है तो सैटरडे, संडे, मंडे उनको छुट्टी मिल जाती है। तो 3 दिन वो लोग मुंबई से बाहर चले जाते हैं और वोटिंग नहीं दे पाते हैं। लेकिन महायुति के इस बार जो उन्होंने प्रे किया था वो उनकी प्रे लगता है स्वीकार हो गई, इसलिए जो वोटिंग है 20 नवंबर और दिन है बुधवार। तो इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि वोटिंग की जो तादाद होगी, जो नंबर्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 9.63 करोड़ वोटर्स महाराष्ट्र में हैं और उम्मीद जता रही है कि बुधवार के दिन वोटर्स तमाम और बड़ी संख्या में नीचे उतरेंगे। लेकिन अब ये देखिए, अब राजनीति की बात करें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, तारीखें दे दी कि देखिए सैटरडे को नहीं, संडे को नहीं, फ्राइडे को नहीं, मंडे को भी नहीं, आपके पास बचे हैं ये 2 दिन, इन 2 दिनों में करवा दीजिए। और लीजिए, चुनाव आयोग ने कर भी दिया। अब देखना ये कि कितनी तादाद में लोग निकलते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी इस वक्त मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले जरा रुक अमित सिंह का, संजय राउत महाराष्ट्र चुनाव पर कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनवा देती हूँ, उसके बाद अमित आपका रुख करूंगी। कोर्ट के समर्थन से जनता उसको खत्म कर देगी। लेकिन जिस तरह से 2 राज्यों में, झारखंड में और महाराष्ट्र में, क्या जो इंडिया ब्लॉक है मिलजुल के कोई समस्या नहीं है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी इंडिया ब्लॉक है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, 3 पार्टी जैसे लोकसभा में चुनाव लड़े वैसे विधानसभा में एक साथ चुनाव लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल सर, आपकी पार्टी कितने सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये आंकड़ों का खेल नहीं है, जीतने का खेल है। जो कोई भी अगर कोई सीट जीतता है तो सीट उसको मिलेगी। मुझे 200 लड़ना है, मुझे 50 लड़ना, ये नहीं, जो जीतेगा उसकी सीट है। तो जीतता है डेफिनेटली हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, जीतेंगे और सरकार बनाएंगे।
सीटों की बात मत कीजिए, जीतने की बात कीजिए। जो जहां मजबूत होगा वहां से लड़ेगा, ये हमारा सीधा फॉर्मूला है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, संजय राउत के कहते हुए। अच्छा, उत्तर प्रदेश की उपचुनाव के भी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अमित सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। अमित भाई, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा, वहां भी भले ही उपचुनाव हो, लेकिन उसे देखा ऐसे जा रहा है कि लोकसभा में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ था, वो 400 वाला गुब्बारा जो फूटा था, वो सबसे पहले हवा यहां निकली थी। इसीलिए उपचुनाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अमित जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और ये घोषणा इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है रूबिका, हर किसी को इंतजार था कि जो 10 विधानसभा सीटों का जो उपचुनाव होना है उसका डेट का अनाउंसमेंट हो, और हर किसी की नज़र जो है एक सीट पर थी, मिल्कीपुर विधानसभा सीट। अयोध्या फैजाबाद वाली सीट है जो फैजाबाद लोकसभा में पड़ता है, जो अवधेश प्रसाद ने जिस पर इस्तीफा दिया वो सांसद बनने के बाद। और इस जो 9 विधानसभा का अनाउंसमेंट हुआ है, इसमें मिल्कीपुर नहीं है। मिल्कीपुर में अभी चुनाव नहीं होने जा रहा है। अभी मैं हाल ही में गया था मिल्कीपुर में, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार जा चुके थे, और वहाँ लगातार समाजवादी पार्टी कैंपेन कर रही थी, बीजेपी कर रही थी, लेकिन 10 अनाउंसमेंट होना था, 10 की जगह 9 ही विधानसभा सीटों का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें मैं बताऊँ मीरपुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल जो अखिलेश यादव की अपनी सीट है, सांसद बनने के बाद वहां से रिजाइन किए। फूलपुर जो की सीट को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मतभेद था, कांग्रेस चाह रही थी वहां से चुनाव लड़ना, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अचानक बिना सलाह लिए उनसे अनाउंस कर दिया अपना सीट। अमित, ये बताइए ना कि ये जो आप कह रहे हैं कि सीट जिस पर सबसे ज्यादा नजर थी उसका ऐलान नहीं हुआ है, तो इस पर तो फिर तमाम तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी विपक्ष की तरफ से निकाल ली गई होगी। अभी तक आपका संपर्क नहीं हो पाया है क्या? देखिए, अभी मैं पूछना चाह रहा था कि आखिरकार क्या क्यों नहीं मिल्कीपुर का अनाउंसमेंट हुआ है। कई जगह मैंने फ़ोन किया, यूपी चुनाव आयोग से भी बातचीत करने की कोशिश की। जो अभी हमारे सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि मिल्कीपुर विधानसभा पर हो सकता है कि कोई केसेस है, मुकदमा है, और उस वजह से जो है मिल्कीपुर विधानसभा का अभी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। लेकिन इसमें अभी भी अगर हम देखें तो जो अनाउंसमेंट है, इसमें अम्बेडकर नगर की कटहरी जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो पिछड़ा वर्ग का सीट कहा जाता है। उसमें पिछड़ा वर्ग के वोटर्स काफी ज्यादा, और खास तौर से लोकसभा चुनाव में जो संविधान का जो मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया था, अब कहते हैं कि कटहरी में अगर बीजेपी फतह कर लेती है या फिर इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के पास बना रहता है ये सीट, तो संविधान वाला जो मामला है वो बना रहेगा कांग्रेस के साथ। अगर बीजेपी फतेह कर लेगी यानी गुब्बारा फूट गया विपक्ष का। जी ओके, रवि सिंह भी हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। रवि, चहल पहल तो वहां भी होगी, इन चुनाव की तारीखों के ऐलान का सबसे ज्यादा इंतजार वहां भी हो रहा होगा। रूबिका, देखिए, चहल पहल उस दिन थी जिस दिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के रिजल्ट आने वाले थे, और इसी जगह पर मैं कांग्रेस दफ्तर में उस दिन मौजूद था। और काफ़ी ज़्यादा सुबह के 6 बजे से पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो उसमें काफ़ी शोर यहाँ पर मच रहा था, यानी कि एक सेलिब्रेशन का मूड था, कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ही 9-10 बजा, उसके बाद धीरे धीरे कार्यकर्ता यहाँ से नदारद होने शुरू हो गए, क्योंकि पूरा बाजी पलट गई थी। लेकिन अब क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर अब कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका क्योंकि हरियाणा में मिला, हरियाणा को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कांग्रेस को कि हरियाणा में तो कम से कम सरकार बननी श्योर है और हुड्डा सरकार आने तय है। उसके बाद हुड्डा की अगुवाई में इलेक्शन कमीशन में पूरी बाकायदा वहां पर शिकायत भी हुई कि ईवीएम को लेकर बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, और यही वजह है कि राशिद अल्वी की तरफ से कहा जा रहा है कि ईवीएम से नहीं होना चाहिए, इसका तरीका जो पुराने समय में होता था इलेक्शन उस तरीके से होना चाहिए। लेकिन उससे पहले जब रिजल्ट आ रहा था, एक बार भी कांग्रेस के कोई भी नेता इसको लेकर सवाल नहीं खड़ा कर रहा था। लेकिन जैसे ही चुनाव हारती है कोई भी पार्टी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन पर और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है। वो कोई भी पार्टी की बात करें, क्योंकि सत्ताधारी बीजेपी है, उसी को चुनाव करवाना होता है, खास करके इलेक्शन कमीशन को करवाना होता है, तो वो उसको छोड़कर लगभग सभी पार्टियां जो विपक्ष की होती हैं इसी तरीके का अमूमन बात करती हैं। लेकिन तो अब क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान भर हुआ है, आप और वायनाड वो सीट है जो राहुल गांधी छोड़ने वाले हैं, 13 नवंबर को वहां भी चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटें, 10 सीटों पर होने थे, लेकिन 9 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उन तारीखों का भी ऐलान हो गया है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, 2 फेजेस में झारखंड में चुनाव होगा, एक फेज में महाराष्ट्र में चुनाव होगा, लेकिन असल राजनीति तो महाराष्ट्र में दिखेगी इस बात को लेकर कि वहां 2 पार्टियां नहीं हैं, अब वहां 2 ग्रुप हैं, 2 ब्लॉक्स हैं।
नहीं रूबिका जी, सबसे पहले तो ये कि बड़ा अच्छा है कि चुनाव आयोग ने 1 चरण और 2 चरण का मतदान किया। हालांकि मिल्कीपुर पर क्यों ऐलान नहीं हुआ है, ये एक थोड़ा कौतूहल का, जिज्ञासा का विषय है। हाँ। और मुझे लगता है कि रोचक तो देखिए दोनों चुनाव होगा। भले झारखंड छोटा राज्य है, लेकिन जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार चली है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो पिच है वो पूरी तरह से एकदम जो कंसंट्रेट की है वो आदिवासी क्षेत्रों पर कर दी है। जो मधु कोड़ा की पत्नी का आना हो या फिर चंपाई सोरेन का आना हो, बाबूलाल मरांडी को कमान दे देनी हो, तो झारखंड भी बड़ा रोचक होगा। और चूंकि छत्तीसगढ़ का चुनाव उनको आदिवासी समाज ने जिताया, तो वो भी एक बड़ी बात है। महाराष्ट्र में क्या है कि 2 गठजोड़ हैं और दोनों गठजोड़ स्वाभाविक गठजोड़ नहीं है। डर और भय, एक तरह से कहेंगे मजबूरी में दोनों गठजोड़ हैं। उनको कितना जनता भरोसा देगी। लोकसभा चुनाव एक बात थी, विधानसभा बहुत छोटे लेवल पर होता है, और वहां शिवसेना के जो दोनों फाड़ हैं ये क्या करेंगे, एनसीपी के दोनों हिस्से क्या करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि महाराष्ट्र की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है और दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस है। मुझे लगता है कि जिस तरह से नेशनल सेंटिमेंट हावी हो रहा है हर चुनाव में, आप हरियाणा का उदाहरण देखिए, सब कुछ खत्म हो गया, क्षेत्रीय दल खत्म हो गए, भाजपा कांग्रेस दोनों एकदम लगभग बराबर का मत, थोड़ा 2-3% का छोड़ दें तो बराबर का मत रहा। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में ये देखना होगा कि जो नेशनल सेंटिमेंट कैरी हो रहा है कर्नाटक से, तेलंगाना से, वो नेशनल सेंटिमेंट क्या महाराष्ट्र में भी कैरी हो रहा है क्या, और अगर वो कैरी होगा तो चुनाव के परिणाम वो जिस तरह एज किसको है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि एज यहाँ पर किसको दिखाई दे रही है। हरियाणा में जो कहा गया, और आज तो सीईसी की तरफ से इस बात का जिक्र भी किया गया, हर्षवर्धन जी, विवेक जी और सतीश जी एंड बाकी जितने भी मेरे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, कि एग्जिट पोल की वजह से बड़े लेवल पर डिस्टॉर्शन हुआ है। मतलब आत्मचिंतन की जरूरत है, ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर। ये तो मैं तो बराबर कहता हूँ कि ये एग्जिट पोल को श्रद्धांजलि दे देने का काम कर देना चाहिए। ये तो बेईमानी के लिए अधिकतर होते ही वो कि ओपिनियन बनाने के लिए होते हैं, माहौल टाइट करने के लिए होते हैं, उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है, तो वो तो ठीक ही कह रहे हैं। लेकिन देखिए एक कहावत है, हम लोग सुनते आए हैं कि सीजर की पत्नी को उसके ऊपर संदेह नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग को एक बार जो बार बार सवाल उठते हैं, मैं नहीं कहता कि सही है गलत जो भी है, उसको उसको भी रेस्ट दे देना चाहिए कि भाई आप सस्पिशन में नहीं आ सकते। नहीं, वो अब उसका ये जो एक सवाल मैं आज पढ़ रहा था, उसका जवाब भी मुझे पता था आप इसका जिक्र करेंगे। ईवीएम को लेकर 20 शिकायतें हुई। नहीं आप नहीं सस्पिशन जिस बात पर है चुनाव आयोग को लेकर, उसका जिक्र खुले तौर पर होना चाहिए। एक बात बताइए कि 74 सीटों पर पोस्टल बैलेट में कांग्रेस हरियाणा में आगे है। ये गजब का नतीजा है। मैं नहीं कह रहा गलत सही, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 74 सीटों पर पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे है और जब नतीजे आ रहे हैं तो पीछे हो गई। तो ये क्या ऐसा होता है, तो यही तो डेमोक्रेसी का खेल है ना सर, यही तो डेमोक्रेसी का खेल है कि 10 साल आपको रखेंगे, 10 साल उसे रखेंगे, जो तुम सोचेंगे। नहीं तो इससे पहले तो ये होता था कि पोस्टल बैलेट को लेकर ये धारणा थी ना कि जब भी आता है तो वो बीजेपी के पक्ष में जाता है। और आप ये कह रहे हैं कि इस बार अगर वो पलटा है तो ठीक है, लोगों के देखिए रूबिका जी, अगर आप मुझे 2 मिनट का समय दे दें। मैं 30 सेकंड का समय दूंगी सर। 2 मिनट मैंने, अच्छा 30 सेकंड ही दीजिए, 1 सेकंड 23 में चला गया। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुत्वा पार्ट 2 80-20 बटोगे तो कटोगे, उसका ये जनमत संग्रह है चुनाव, जिसमें खास आपने यूपी के उपचुनाव का हर्षवर्धन जी एक दूसरा कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो अनबन तनातनी इस तरह की खबरें बीच में आ रही थी, ऐसा लगता है कि सब एक पेज पर बात कर रहे हैं। तो वो अब शायद एक मुश्त चुनाव लड़ेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा कि झारखंड महाराष्ट्र में उनका एडवांटेज रहेगा और हो सकता है कि अब उपचुनाव जो है उसमें भी कुछ एडवांटेज। जो बात आप कह रहे हैं कि लिटमस टेस्ट है, ये 80-20 लिटमस नहीं कह रहा हूं, 80-20 वाला है, वो तो है, ये पोलराइजेशन वाला, ये तो 2014 से कहा जा रहा है कि पोलराइजेशन वाला चुनाव है, मुसलमान अलग है, 2024 सुनिए वो 2024 में थोड़ा बात छितरा गई थी 2024 के लोकसभा में,
कहाँ इस से? बार नया इन्वेंशन हुआ है ना, 20-80-80-20, जो उधर से 80 आया उसका जवाब अब दिया जा रहा है। सतीश जी, आप भी जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर पूरे टाइम पर, और वो सवाल जो मैंने पूछा था उनसे बाकायदा वहाँ गंगा घाट पर कि आपने क्यों कहा कि मुसलमान जो हैं वो आपके हिस्से पर जो है वो कब्जा कर लेंगे, तो उन्होंने कहा ये बात मैंने कहाँ की, कब की? मैं उनकी बात कर रहा था कि ज़्यादा बच्चे गरीबों में पैदा होते हैं और उसमें मुसलमान भी और हिंदू भी, बहरहाल उसमें मैं नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन ये 80-20 तो तभी आ गया था। हर्षवर्धन जी जल्दी से जवाब दीजिए। एक तो ये कि सस्पिशन है तो उसका जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा है 20 शिकायतें ईवीएम को लेकर हमको मिली है, फैक्ट बाय फैक्ट उसका हम जवाब दे देंगे, उसकी चिंता ना की जाए। नहीं, एक तो ये रुबिका जी, मुझे लगता है कि अब ये ईवीएम पर बात करना ये थोड़ा बेईमानी कर रहा है, और मैं ये मानता हूं जो सतीश जी ने कहा कि अब इस चर्चा को विराम देना चाहिए। ये बेईमानी होगी कि बार बार हम ईवीएम की बात करें, और इस तरह के नज़दीकी मुकाबले में कोई रूम टेम्परेचर थोड़ी ना है एसी का कि बढ़ा दिया, घटा दिया, 23 कर दिया, 26 कर दिया, 20 कर दिया। थोड़ा अब शर्माना चाहिए, इतनी बेशर्मी ठीक नहीं, चाहे वो नेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे जो, ये बंद करना चाहिए। चुनाव आयोग शानदार तरीके से चुनाव कराता रहा है, हरियाणा हो, हिमाचल हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, या फिर देश के दूसरे राज्य, सब जगह जो चुनाव नतीजे आए हैं वो बहुत साफ साफ बताते हैं। और सब छोड़िए ना, फैजाबाद और वाराणसी का चुनाव देख के तो समझ में आ जाना चाहिए कि ईवीएम किस तरह से काम करती है। मुझे लगता है इसको बंद करना चाहिए, थोड़ा शर्म आनी चाहिए। अब इसका दूसरा पहलू है, क्या चुनाव आयोग उन सारे सवालों का जवाब पहले नहीं देता रहा है? वो देता रहा है। सवाल तो ये है कि जो पार्टियां बार बार ये संदेह पैदा करती हैं, हाँ। क्या वो कहीं ऐसा तो नहीं कर रही सीआर आया और किसी दिन सचमुच सीआर आए तो भी न माने कोई? ये भी तो समझिए ना। हरियाणा में सारे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं भाई हमारी सीट पे ये हुआ, हमारी सीट पे ये हुआ, उनकी सीट पर ये हुआ, उसने हमको हरा दिया, हुड्डा ने शैलजा ने, मतलब विचित्र सा हाल है। अपना घर संभालिए, वो आप ठीक रखेंगे तो कुछ कर पाएंगे, नहीं ठीक रखेंगे तो जनता तय करेगी कहां किसको करना। अब तीसरा एग्जिट पोल, हाँ। मुझे लगता है एग्जिट पोल हमेशा से सही मैं गलत इसलिए रोक रही हूँ आपको, एग्जिट पोल बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और मैं चाहती हूँ उस पर थोड़ा लंबा सा चर्चा हो जाए, लेकिन एससीओ की